पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिया है। ईरान सऊदी अरब कशीदगी कम करने के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ दोनों आज सऊदी फरमानरवा से मिले और मुलाकात का जो सरकारी एलामिया जारी हुआ है उसमें बहुत सी और बातों के साथ ये बात डिस्कस की गई है कि सऊदी ईरान कशीदगी को पीसफुल तरीके से सेटल करने के लिए जो ऑप्शंस हैं उसके ऊपर जल्दी से काम किया जाए, क्योंकि मुस्लिम उम्मा किसी मज़ीद फसाद की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पूरी दुनिया को देखें तो जहाँ जहाँ कोई भी मुसलमान मुल्क है या वहाँ पर खाना जंगी जारी है या वहाँ किसी ने अटैक किया हुआ है या किसी हमसाया मुल्क के साथ लड़ाई जारी है, अमन नहीं है। कहीं पे आपको दाइश नज़र आती है, कहीं वो आपको अलकायदा नज़र आती है, कहीं वो टीटीपी की शक्ल में नज़र आती है, कहीं किसी और शक्ल में नज़र आती है, लेकिन कोई दुनिया का मुसलमान मुल्क ऐसा है नहीं जो बड़ा खुशहाली के साथ तरक्की कर रहा हो। सऊदी अरब और ईरान तनाज़े का एक और जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन सकता है वो सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर डिवीजन हैं, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी अल्लाह का करम है कि उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं है। एक आध ग्रुप है जिसको जब फ़ौज और पुलिस वाले हमारे तगड़ा हाथ डालते हैं तो वो छुप जाते हैं, जब हाथ हौला किया जाए तो सर उठाते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान में इतनी ये स्ट्रॉन्ग लाइंस ड्रॉ कभी ना थी, ना है, ना आइंदा होने का इम्कान है। लेकिन अगर ये तनाज़ा सर पकड़ता है, उठता है, ज़्यादा आगे बढ़ता है, तो फिर इस बात का कभी इम्कान है कि दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर शिया आबादी भी है और सुन्नी आबादी भी है वहाँ लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी मुल्कों के अंदर। तो पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव जो है इसको पसंदीदगी की नज़र से पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है और बाहर भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही एक रिलेटेड डेवलपमेंट ये है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो हैं वो भी कल जा रहे हैं सऊदी अरब। पहले सऊदी अरब जाएंगे, फिर तेहरान जाएंगे, उसके बाद इजिप्ट जाएंगे। तो पाकिस्तान और चाइना मिल के सऊदी अरब और ईरान के मामलात को हल करने और इनको करीब लाने और इनका कॉन्टैक्ट डेवलप करने के लिए कोशिशें, जिसको मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को वेलकम भी करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए और ख़ुद सऊदी अरब और ईरान को ज़्यादा समझदारी का सबूत देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आज हम प्रोग्राम में जिन इशूज़ पर बात करेंगे उसमें कराची में एक नया कानून लाया गया है जिसमें प्रोसिक्यूशन को इख्तियार दिया गया है कि किसी भी केस को वो चाहे तो विड्रॉ कर सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए हैं तो इलेक्शन के ऊपर क्या लोकल बॉडीज़ को इख्तियार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये तनाज़ा पूरे मुल्क में है, कराची में भी मौजूद है। वहाँ कायम अली शाह कहते हैं मेयर बना नहीं, इख्तियार पहले मांग रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जिन नशस्तों के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाते थे 122 उनमें से एक है। मुकाबला दोबारा हुआ इलेक्शन और अयाज सादिक 2400 वोटों से जीत गए, लेकिन दोबारा अलीम खान और पीटीआई का दावा यह है कि वहाँ गड़बड़ हुई है। कोई 25-26 हज़ार वोट ऐसा है जिसकी तफसीलात इनके पास हैं नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है। इनका सवाल यह है इलेक्शन कमीशन से और कल ये पूछने जाएंगे कि इसकी तफसीलात हैं क्या, हैं भी या नहीं है रिकॉर्ड में। ये 3-4 अहम इशूज़ हैं आज के प्रोग्राम में और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ गुफ्तगू हैं अब्दुल अलीम खान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वेरी वार्म वेलकम जी। इसके अलावा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद। मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची से हमें ज्वाइन करेंगे, चांडियो साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। इसके अलावा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब MQM से हमारे साथ होंगे, ख्वाजा साहब आपको भी वेरी वार्म वेलकम। अलीम साहब आपसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपका केस जो है कल दोबारा इलेक्शन कमीशन में जा रहा है। लोग 4 सीटों के नारे सुन के अब काफ़ी हद तक मेरे समेत थक गए हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से या आर लगे या पार लगे, तो ये इलेक्शन कमीशन वालों से फैसला करवाएं या आर लगे या पार लगे, आपके हक में जाए या खिलाफ जाए। जी मलिक साहब, चाहते तो हम भी सारे यही हैं और आप तो सुन के थक गए हैं और हम तो लड़ के थक गए लेकिन कोशिश जारी है और उम्मीद है कि कल इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर कोई हमदर्दाना गौर करेगी। सिंपल सा केस था, मेरा ख्याल में 3 महीने अब हो गए हैं और केस बड़ा सिंपल है। एक हमें इलेक्शन कमीशन जो है वो एक लेटर देता है और वो कहता है कि जी ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर साहब देते हैं और वो कहते हैं कि जी आपके 26,000 वोट जो है वो आया है नया और 4,500 वोट जो है हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलीट किया और जो इन दोनों के लिए जो फॉर्म ए चाहिए होता है जिसके जरिए ये डिलीट और ऐड होता है वो हमारे पास 812 है। तो हमने इलेक्शन कमीशन में पिछली हेयरिंग पे चूंकि वकील साहब नहीं आए थे सरदार अयाज सादिक साहब के, तो मैंने उनको कहा कि जी हमारे वकील साहब की और इन वकील साहब की क्या जरूरत है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमें लेटर दिया। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है उसके ऊपर? तो लेकिन उन्होंने कल की तारीख डाली है जी, अब कल देखते हैं जाके क्या बनता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मलिक साहब इस सारे सिनेरियो में एक जो नए वोट एंटर हो रहे हैं और जो वोट डिलीट हो रहे हैं, ये जिन साहब के पास डाटा जा रहा है वो साहब का एक रेज्यूमे मेरे पास आया है। ये समद खुरम साहब हैं और इनका रेज्यूमे आया हुआ है। ये पहले काम करते रहे हैं जी इसमें नेशनल असेंबली में ICT डिपार्टमेंट में और उसके बाद जो है इससे पहले ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नारोवाल के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने अपना वो भी दिया हुआ है कि मैंने कैंपेन मैनेजर थे ये NA 122 में फॉर सरदार अयाज, ये 2013 के रेज्यूमे है
और अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस वक्त वो लगे हैं डायरेक्टर कम्युनिकेशन नादरा। सो ये जितना डाटा है, ये डाटा जो इंक्लूड और डिलीट किया जा रहा है, ये जिन डायरेक्टर साहब की तरफ से कर रहे हैं वो पहले सरदार रियाज सादिक साहब के कैंपेन मैनेजर आप इल्जाम कर रहे हैं जिनके ऊपर आपके पास सबूत है, ये उन्हीं का रेज़्यूमे है। ये कह रहे हैं कि आप कैंपेन मैनेजर थे सरदार रियाज सादिक साहब के। डॉक्टर तारिक रिस्पॉन्ड करेंगे दोनों बातों के ऊपर? देखें, गुजारिश है जी कि मेरा ख्याल है कि मलिक साहब आपने जो बात कर दी, मैं आपकी बात से ही आगे बात को बढ़ाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोगों की उम्मीद थी, या जिस उम्मीद के ऊपर इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, या जिस लोगों को उम्मीद और एक ख्वाब दिखा के इन लोगों ने वोट हासिल किए थे, इनकी डायरेक्शन बिल्कुल 180 डिग्री उससे जा रही है। ये सारी चीज़ें जो इलेक्शन के बाद इन्होंने शुरू की और धांधली के इल्ज़ामात लगाए और कंटेनर, और उसके बाद इससे मैं समझता हूँ जितना वक्त ये कौम का ज़ाया कर चुके हैं ये बहुत ज़्यादा है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या ये जो अदालती चीज़ें होती हैं, ये अदालतों के लिए या उन फोरम्स के लिए जहाँ पे ये रेलेवेंट चीज़ें हैं, ये ज़रूर दिखाएं, लेकिन मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ऊपर ये सारी कंप्लेंट इल्ज़ामात का एक नतीजा तो ये था कि इनके वो हक में फैसले ट्रिब्यूनल के आ गए, तो किसी हद तक इनको जस्टिफाई पोजीशन इनकी हो जाती है। लेकिन अब उससे बियॉन्ड आगे बढ़ना चाहिए ना। इलेक्शन भी हो गया, मामला अटक गया। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ तो इलेक्शन कमीशन से आप क्यों नहीं दरखास्त आप भी करते कि इनका फैसला सुबह फारिग करें, या इनको फारिग करें तो या सरदार साहब को जवाब दें, कोई एक हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और इलेक्शन कमीशन का जितना भी तर्ज अमल रहा है या जो उनका, मैं समझता हूँ कि खुद जिस तरह ये बात कर रहे हैं अलीम साहब, उनकी किसी तरफ से कोई जानबदारी, कोई तरफदारी ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कभी नजर नहीं, इनकॉम्पिटेंस नहीं नजर आई आपको? नहीं, इनकॉम्पिटेंस मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें बड़ी खास एक कॉम्प्लिकेटेड सी हैं। फिर जो मुझे लगता है नून लीग को एम्बैरस करवाने में जितना इस इलेक्शन कमीशन ने किरदार अदा किया है, पीटीआई को भी जरूरत नहीं पेश आई कुछ करने के लिए, वो काफ़ी थे। कभी पता चलता है सही गलत हो गई, कभी चलता है कि गलत हो गई। मीडिया अल्लाह ताला के फजल से एक ऐसा फोरम है कि जिसके ऊपर जो आपके मुंह में आप कह दें, मैं खास इस केस के हवाले से नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कोई आपके पास सबूत की जरूरत नहीं है, आप थोप दे इल्जाम दूसरे के ऊपर। मैं तो बकायदा मैं क्वालिफाइड स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मेरे ख्याल में उनकी इनकॉम्पिटेंस साबित करने के लिए ये बात अर्ज कर रहा हूं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, सिर्फ इस मौजू या इस प्रोग्राम के हवाले से नहीं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि इस फोरम के ऊपर बगैर सबूत के हम जो मर्जी बात भी कर सकते हैं और हम जो मर्जी चाहें कह भी सकते हैं, लेकिन चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अदालतें हो, वहां पे कोई इल्ज़ाम साबित करने के लिए आपको सबूत चाहिए। अब जैसे जुडिशल कमीशन बना, मैं बात उस पर ज़रा उस पर ख़त्म करता हूँ। जुडिशल कमीशन में आपको याद होगा कि इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ के कंटेनर्स पे, धरनों में, हमारे पास ट्रक हैं, बोरियां हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं इल्ज़ाम, लेकिन जब जुडिशल कमीशन बना तो हम तहरीरी तौर पर साबित नहीं कर सके। और वो जितने भी उनका मौक़िफ़ था, चाहे वो जाली वोट, चाहे वो घोड़ा अस्पताल, अब तो मुझे भी याद नहीं रहे, वो लंबी एक फहरिस्त होती थी, इधर वोट छपे उधर छपे, वो इजाफी बैलेट बन गए, फलान हो गया, वो सारा का सारा नाम भी नहीं लिया जुडिशल कमीशन के सामने, क्योंकि वहां सबूत दरकार थे। इसलिए मैं समझता हूँ अदालतें इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ हार गई, लेकिन ट्रिब्यूनल में जो केस लेकर गए थे वो ये 3 केसेस जीते हुए हैं। ये भी हमने सर तस्लीम खम किया, और उसके बाद जब वही फैसला जब मैदान में आया, ख्वाजा इजहार साहब की तरफ कराची चलते हैं, किसके साथ रही। ख्वाजा साहब इस केस को एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं, फिर दोबारा कंक्लूजन की तरफ इस पे आ जाएंगे। बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, बलदियाती इंतखाबात के बाद आपकी जमात मुतालबा कर रही है कि आपने इलेक्शन करवाए हैं तो जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब किया उनको इख्तियार भी दिया जाए। ये मुतालबा पूरे पाकिस्तान से आ रहा है, वैसे पंजाब में भी ऐसे ही मुतालबा सामने आ रहे हैं, बेख्तियार हैं ये कौंसलें। तो कराची में आप क्या चीज़ ऐसी कोई अनहोनी मांग ली है? आज शाह जी बड़े खफा थे, वो कहते हैं मेयर बता नहीं इख्तियार पहले मांग रहे हैं, रेवन्यू भी मांग रहे हैं, पुलिस भी मांग रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो सीएम साहब का खफा होना बहरहाल समझ में आता है, क्योंकि हमारा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ नहीं रहा। पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ, इंतहा पसंद, दहशत गर्दी पे हमने हमेशा इस मौक़िफ़ पे उनका साथ दिया, लेकिन जो उनकी तरीक़े हुक्मरानी है, जो तर्ज़ हुक्मरानी है, जो बादशाहाना तर्ज़ की सियासत है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ की सामने हमारे मौक़िफ़ की तारीफ़ होती है कि कराची तक, कश्मीर तक, सिंध की कोई एक यूसी ऐसी नहीं है जहाँ 900 अरब रुपए खर्च करके 7 साल में उस यूसी की कोई तकदीर बदली हो। कश्मीर ले लें, जैकबाबाद ले लें, सीएम साहब का ज़िला ले लें, पीपल्स पार्टी का गढ़ लाड़काना ले लें, कोई भी तो ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पर कचरे के ढेर ना हो, सेवरेज गंदगी ना हो, अस्पतालों की हालत कोई बेहतर हो। सब तो बर्बाद है। लेकिन अब मसला ये, हम इख्तियार मेयर की ज़ात के लिए नहीं मांग रहे।
कराची तक कश्मीर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुंतखब होने वाले लोगों की आइन के आर्टिकल 140A के तहत मांग रहे हैं। और 140A मैं दोहराता हूँ कि उसमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डाल रहे हैं, चांडियो साहब से लेकिन पूछे, अथॉरिटी नहीं दे रहे। अच्छा, चांडियो साहब से इसका पहले पूछा है। चांडियो साहब, ये जायज़ मुतालबा है उनका कि एक मुंतखब इदारा बना है और आप तो मेरे ख्याल में बहुत ही जमहूरी सोच रखने वाली जमात हैं, तो आप इनको बाख्तियार भी बनाइए। ये तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ही यही था ना कि इख्तियारात निचली सतह पर जाएंगे और उसके साथ फाइनेंशियल पावर्स भी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने, सैयद कायम अली शाह साहब ने यही बात की है कि अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही एक बड़ी क़यामत बपा हो गई है। जैसे हम कोई इलेक्शन को कैंसिल करवा रहे हैं, कोई दोबारा हो रहा है। हमारा मौक़िफ़ सीधा है, आप मुंतखब हो जाएं, आप चार्ज लेके बैठें, जिस भी अख्तियार की बाकी ज़रूरत होगी वो सब दे दिए जाएंगे। जिन कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत होगी, मकानी इदारों को बाख्तियार करने की, जो अख्तियार आवाम की बेहतरी के लिए इन इदारों को चाहिए, वो ज़रूर मिलेंगे। कौन रोक सकता है? लेकिन अगर सिर्फ सियासी बात बनानी है, एक फ़िज़ा बनानी है, एक हमदर्दी पैदा करनी है, बिलाशुबा शहर की जमायत है, शहर में जो मीडिया का रोल है, साहब, लेकिन उनका एहतजाज जायज़ है, उनका इस मसले के ऊपर MQM का शोर जायज़ है, उनको कुछ तो इख्तियार आपको देना पड़ेगा ना। अभी तक बेख्तियार लोकल कौंसिल है। देखिए नदीम साहब, आपने भी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कुछ अख्तियारात हैं, बाकी जिन अख्तियारात की ज़रूरत होगी वो ज़रूर दिए जाएंगे। जिन कवानीन में तब्दील करनी होगी आवाम की बेहतरी के लिए, इन इदारों को बेहतर नमूने में काम करने के लिए, वो किए जाएंगे। हमने कब इनकार किया है? हम तो कर ही नहीं रहे। अब एक बात हम कर नहीं रहे, वो हमसे कहलवाना चाहते कि हम ये कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। मकानी इदारों को जो रोल है, मकानी इदारों को जो बेहतरी के लिए करना चाहिए, वो सब करेंगे। ठीक है, मैं दरमियान में आप सबकी इजाज़त से, हमें चौधरी अब्दुल मजीद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। ये कल प्रोटेस्ट करेंगे इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर। पहले PTI वाले करते थे, अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म कल करने जा रहे हैं। पहले इनसे पूछ लें, फिर हम प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। आपको खुशामदीद कहूँगा चौधरी अब्दुल मजीद साहब। ये फरमाइएगा कि क्या वजूहात हैं जिसकी बिना के ऊपर आप पार्लियामान के बाहर एहतजाज कर रहे हैं? आपका बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ ऐसे वक्त में आपने मुझे लिया। कल प्रोटेस्ट जो है जी, हम एहतजाज कर रहे हैं, धरना नहीं दे रहे हैं। ये हमारे डिमांड्स हैं कुछ आज़ाद कश्मीर की। एक ये है कि हमारे कौंसल के फंड्स हैं 80-20 होते हैं, 20% कौंसल रखता है और 80% डायरेक्ट हमें जाते हैं, और वो हमें अभी तक नहीं दिए, रिलीज़ नहीं किए। फिर उन्होंने पाबंदियाँ लगा, क्यों नहीं दिए जा रहे आपको? डेवलपमेंट बस वह इनकार है। जब बादशाह को बन जाए वो वायसराय हिंद बन जाए तो फिर उसका क्या एजाज़ आता है बंदा, क्या होता है? फिर हम कौन वायसराय हिंद बन गया चौधरी साहब? ये जो मिनिस्टर कश्मीर अफेयर है बरजीस ताहिर साहब। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम तो ये कहते हैं, हम मुतालबा करते हैं। मैंने तारीखी तौर पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया है, मियाँ साहब को। हमने बार बार इल्तिजा की है, कोई बात सुन नहीं रहा। मीटिंग्स हुई हैं, कोई सारी बात हुई है, लेकिन वजह क्या है? आपको फंड क्यों नहीं दिए जा रहे? वजूहात तो बयान करें ना, इसके फंड्स आपको दिए क्यों नहीं जा रहे? फंड्स आपको क्यों नहीं दिए जा रहे? बस मैं ये कहता हूँ ये फंड्स हमें नहीं दे रहे। ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत, एक पैरेलल सिस्टम के तहत अपने इलेक्शन में जा रहे हैं और हर हल्का के अंदर अपने उम्मीदवार को 10-12 करोड़ रुपया देना चाहते हैं, जो ये दे नहीं सकते विदाउट ये। दे आर गोइंग टू चैलेंज द रेट ऑफ द आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट, जिनका ये इनका कोई इख्तियार नहीं। मैं आपकी बात आपकी बात दोहरा दूं। आप कह रहे हैं, आप चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को तो पैसे नहीं दिए जा रहे, लेकिन वही फंड जो हैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नून लीग के उम्मीदवारों को आज़ाद कश्मीर में बराह रास्त 10 से 12 करोड़ दिए जा रहे हैं इलेक्शन जितवाने के लिए। ये इल्जाम आयद कर रहे हैं जी। ये इल्जाम है आपका, ये आप कह रहे हैं, ये इल्जाम है आपका कि बराह रास्त नून लीग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अपने उम्मीदवारों को 10 से 12 करोड़ दे रही है। ये हकीकत है जी, ये हकीकत है। मैं कश्मीर काउंसिल का मेंबर और मेरे पास कश्मीर काउंसिल के मेंबर बैठे हैं, उनसे जवाब भी ले लें कि उनसे जवाब ले लें, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर तारिक फजल साहब जी, मैं चौधरी साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब का। लेकिन गुजारिश ये है कि मैं कश्मीर काउंसिल का मेंबर हूँ, एक ऑनरेरी मेंबर होते हैं हमारे जो MNAs होते हैं, उनमें से 2 या 3।
प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं कि कश्मीर काउंसिल की जितनी मीटिंग्स हुई हैं वो जाके उन्होंने कश्मीर में की हैं, फंड्स दो रोके हैं या नहीं मुजफ्फराबाद रोके? में, एक बाग में, ठीक है जी। फंड्स रोके हैं या नहीं? और मैं लास्ट मीटिंग में भी जनाब प्राइम मिनिस्टर चौधरी मजीद साहब वहाँ पे मौजूद थे। अगर ये इशू था तो मेरा ख्याल है कि उस मीटिंग में हमें डिस्कस करना चाहिए था। काउंसिल फंड्स के हवाले थे, मैं भी उस प्रोग्राम में मौजूद था, लेकिन इस वक्त कोई ऐसे फंड्स नहीं जो रोके गए हैं, और अगर रोके गए हैं तो मैं उन्हें दावत देता हूं को 10 से 12 करोड़ दिया। मैं उन्हें आपके चैनल की विसातत से दावत देता हूं कि आप तशरीफ लाएं, आप मिनिस्ट्री में आएं, बैठें, हम भी आपके साथ बैठेंगे, मिनिस्टर साहब के साथ बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठेंगे। उस काउंसिल के अभी इस इजलास को मेरा ख्याल है कोई 3 या 4 माह हुए होंगे। नून लीग के बंदों का पैसे दे रहे हैं 10 से 12 करोड़ रुपया, ये बिल्कुल नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। आज मैंने खबर भी पढ़ी है बिल्कुल नहीं दे रहे। और मेरा नहीं ख्याल कि आज इतनी एक वाइब्रेंट मीडिया की मौजूदगी में अगर इस तरह की कोई आप किसी को अपने मेंबर की तरह इस तरह के तरफ आप इस पे कमेंट करेंगे, और पीपल्स पार्टी के हल्के में भी आखिरी मलिक साहब मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के आजाद कश्मीर में जो मैंडेट है उसकी हमने पूरी रिस्पेक्ट की है। अगर उस वक्त लोगों को मिला के गिराना होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे मोहतरम भाई हैं तारिक साहब, शायद इनको पता नहीं होगा, जब हमने NA 122 के इलेक्शन लड़ा तो हमने करोड़ों अरबों रुपया देखा है गवर्नमेंट का जो है वो उधर। हमारी ऐसी ऐसी नालियां गलियां बननी शुरू हो गई जो शायद उससे 6 महीने पहले ही बनी थी, तो वो दोबारा उखेड़ के दोबारा जो जिनके ऊपर एस्फॉल्ट डली हुई थी उनको उखेड़ के उसके ऊपर टाइल्स लगने लग गई। तो बहुत कुछ हुआ और वहां पे भी हो रहा है। असल बात यह है कि वहां इलेक्शन आ गए हैं आजाद कश्मीर में, चूंकि अब इलेक्शन आ गए हैं। अब गवर्नमेंट चूंकि वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वजीर आजम साहब, इसलिए अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो वजीर आजम साहब जाएं और वो फारिग हो जाएं। हम अपने MNA के जो कैंडिडेट्स हैं, इनके जो मेंबर पार्लियामेंट के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, उनको डायरेक्ट फंडिंग करें ताकि वो उसकी बदौलत अपनी सीटें जीते। तो जितनी भी बातें हैं ये पाकिस्तानी सियासत के तहत मुताबिक हुआ है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब, मुझे एक मिनट वजाहत करने दें, वजाहत करते हैं। तारक फजल चौधरी साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, भाई है मेरे। मैं कोई ऐसी बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की थी, फिर इसाक डार साहब को फोकल पर्सन कहा। मैंने कहा था बरजीत ताहिर से मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि हमारी नहीं सुनना चाहता, तो उन्होंने भी कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा, प्लानिंग मिनिस्टर ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, ये किसी की नहीं सुनता। अब इन्होंने नया सिलसिला शुरू कर दिया। ये इलेक्शन की बात नहीं है, आप जितने अरबों रुपए दे दें कि लोगों को बाई नहीं कर सकते। अब मोदी सरकार जाता है मकबूजा कश्मीर के अंदर जाता है, कहता है खरबों रुपये देता है। लोगों ने कहा है, कश्मीर के लोगों ने कहा हम जूते की नोक पर लिखते हैं, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये पाकिस्तान हमारे लिए एक चेहरा है, पाकिस्तान के लिए हम इज्जत अपनी जान भी हाजिर है। वी आर स्पिरिचुअली विद पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के हालात को मलूज़ खातर रखते हुए मैं खामोश रहा। मेरे पास क्या रास्ता था, तो मैं यही आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। यू आर सिटिंग इन पार्लियामेंट, यू कम डाउन, बाहर आए, आप हमारी बात सुने, बैठे। आप 4-6 माह से हमारी बात सुनी नहीं जा रही। आपने कदम लगा दी, हमारी रोड्स बंद कर दी, हमारी एम्प्लॉयमेंट बंद कर दी, आपने अपनी एजुकेशन दे रहा हूँ वो उसको बंद कर दिया, आपने हेल्थ दे रहा हूँ उसको बंद कर दिया। ये क्या कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ है क्या? आप ज्यादा पाकिस्तानी हैं, हमसे ज्यादा मुझसे ज्यादा पाकिस्तानी है। इंसाफ लेने के लिए चॉइस सड़क पे आए हैं, तो जो खान साहब ने एज कंपेयर्ड टू ये बैड मैसेज दे रहे हैं आप। मैं ये समझ रहा हूँ। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, चौधरी साहब, समा टीवी चौधरी साहब, आपका मैसेज लाउड एंड क्लियर चला गया पाकिस्तानी अवाम को भी और प्राइम मिनिस्टर साहब के जो रुफका है उन तक भी। मेरी बात सुने, कल आप जब प्रोटेस्ट कर रहे होंगे तो यकीनन आपकी आवाज आई होप कि सुनी जाएगी। राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के लिए हमारे लिए कहा, हमने जश्न अच्छा बनाया, एक हफ्ता बनाया मकबूजा कश्मीर के। हम ये कहते हैं कि आर्मी चीफ ने जो बात कही हमें ऑक्सीजन मिली। हम कश्मीर इशू के बारे में कहते हैं, ये कहते हैं कभी गिलगित को सूबा बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये आपने जो इकोनॉमिक रूट लिया है, सारे सूबों को आपने बुलाया है रादारी वाले ने। तो क्या कहे गिलगित बल्तिस्तान में बादशाह डैम नहीं बन रहा? क्या आज़ाद कश्मीर का कोई हिस्सा नहीं है? क्या हमारे दरियाओं का बहाव आपकी तरफ नहीं है? तो हमें कोई दावत नहीं दी जा रही। तो डोंट ट्रीट विद। अच्छा चौधरी अब्दुल मजीद साहब, मेरे पास ब्रेक की बात, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ शामिल हुए। एक ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा इस्लामाबाद स्टूडियो में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ख्वाजा इजहार साहब, आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ। मुकदमात वापस लेने और प्रोसिक्यूटर तब्दील करने का इख्तियार सेक्रेटरी से प्रोसिक्यूटर जनरल को दे दिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं वो मुकदमात भी वापस ले सकते हैं, अगर आईओ गलत काम कर रहा हो उसको भी पनिश कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी तलब कर सकते हैं। तो काफ़ी मज़े का एक कानून बन गया सिंध में, तो टेंशन ही ख़त्म हो गई सारे मुकदमात की। ख्वाजा इजहार साहब। जी, देखें, दावे तो ये किए गए थे कि मौजूदा कानून प्रोसिक्यूशन को मजबूत करेगा, जो एपेक्स कमेटी में तय हुआ था। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा आपसे ही कि आप मौला बख्श चांडियो साहब से पूछें, ये जो अमेंडमेंट आई है, क्या उसमें कोई एक क्लॉज ऐसी बता सकते हैं आप जिसमें प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने की बात की गई है? क्या इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करने की बात कही है, विटनेस प्रोटेक्शन लॉ को मजबूत करने की बात कही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात की गई है? भाई, इस पूरे लॉ में तो मुल्जिमान को छोड़ने की बात की गई है। अब दूसरी बात इसमें एक ये भी है। अच्छा, इस पे जरा मौका दें मुझे, पहले मैं पूछ लूं चांडियो साहब से, 1 मिनट यहाँ मौका दें। चांडियो साहब, इसका क्या जवाब देते हैं आप? ऐसा ही कानून हर्फ ब हर्फ बिल्कुल सेम कानून पंजाब में नाफिज है, लेकिन वहाँ इस किस्म की फिजा नहीं है, तो उसका तस्करा नहीं आ रहा। कोई फ़र्क नहीं प्रोसिक्यूशन के इस कानून पर और जो पंजाब में कानून मौजूद है। एक बात। दूसरी बात, एपेक्स की मीटिंग में भी और जगहों पे भी प्रोसिक्यूशन के कमज़ोर होने की ये बात की गई कि केस मजबूत नहीं बनाए जाते, गवाहियाँ नहीं होती, सबूत सही माना में नहीं होते और अदालत से आम लोग बरी हो जाते हैं। फिर एतराज़ हुआ प्रोसिक्यूटर्स पर कि वो उनकी तैलीम नहीं है, काबिलियत नहीं है, सियासी बुनियाद पर भर्ती की गई है। ये सारे मामला आए, तब जाकर एक ये तय हुआ कि प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने के लिए अख्तियार दिया जाए कि प्रोसिक्यूटर्स को देखें, उनकी काबिलियत को देखें और जो केस बनाए जाते हैं उनको देखें। किसी जगह पर अगर केस कमज़ोर है तो उसका जायजा लेकर बात की जाए। साहब, इस कानून ने मुकदमात वापस लेने का तो गुंजाइश पैदा कर दी, आईओ को पनिश करने की भी गुंजाइश पैदा कर दी, लेकिन इसने ये कैसे किया कि प्रोसिक्यूटर को मजबूत किया गया और प्रोसिक्यूशन को मजबूत किया गया, वो तो इसमें नहीं साबित होता। लतीफ साहब सुने, हर जगह यही है, दुनिया पूरी में है। प्रोसिक्यूटर के ही ये अख्तियारात हैं केसेस को चलाना, केसेस को कमज़ोर समझना, केसेस से बेहतर बनाना। लेकिन आप और जिस बात पे कर रहे हैं, रिहाई की बात, रिहाई अब देखेंगे ना, अभी कल परसों आना है, कौन से लाडले रिहा होते हैं जिनके लिए वावेला है। आप देखिए, इसमें कानून है, रिहाई के लिए प्रोसिक्यूटर भले सिफारिश करे, रिहाई होगी कोर्ट के अख्तियार पर, कोर्ट के फैसले पर। ये कोर्ट का सवाबी अख्तियार है कि वो रिहा करता है या नहीं करता है। ये प्रोसिक्यूटर रिहा नहीं कर देगा, रिहा कोर्ट करेगी। तो जब आपको कोर्ट पर एतमाद है, ठीक है, प्रोसिक्यूटर सिफारिश करता है, निशानदेही करता है गलती की, प्रोसिक्यूटर की कमजोरी की निशानदेही करता है, आखिरी फैसला तो कोर्ट करेगी। अब आप कोर्ट भी, ख्वाजा इजहार साहब, आप इसका जवाब देंगे? ख्वाजा इजहार साहब, देखिए, 2 बातें कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन को मजबूत करना अलहदा बात है, प्रोसिक्यूटर जनरल को मजबूत करना एक अलहदा बात है। प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा, अब ये कोई बात नहीं है कि पंजाब में अगर अपोजिशन सो रही है या पंजाब में अपोजिशन को पता ही नहीं चला, तो क्या सिंध में भी अपोजिशन सोती रहे? ऐसा नहीं है। चारों सूबों में आपको भी पता है कि सिंध की अपोजिशन न सिर्फ लिटरेट है, बल्कि वो अपनी पूरी अवामी बहबूद की बिना पर लॉजिकली हुकूमत की सपोर्ट भी करती है और मुखालफत भी करती है। दूसरी बात, सेक्रेटरी होम की पावर आपने पीजी को दे दी, स्पेशल कोर्ट्स को आपने इसमें डाल दिया। स्पेशल कोर्ट्स क्या होते हैं नदीम भाई? एंटी टेररिस्ट कोर्ट, एंटी करप्शन कोर्ट, एंटी नार्कोटिक्स कोर्ट, पहले नहीं थे इस लॉ में। फिर आपने इन्वेस्टिगेशन 173 की पावर भी प्रोसिक्यूटर को दे दी। पिक एंड चूज, इन 4 में से इसको निकाल दो, इन 3 को रख दो। फिर आखिरी बात मैं ये कहूंगा, पीजी अपॉइंट कैसे करेंगे आप? सेक्रेटरी तो चले, एक पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत एक गजेटेड ऑफिसर होता है। सिंध में 2 साल में 5 होम सेक्रेटरी भाग चुके हैं, रिजाइन करके जा चुके हैं। पीजी होता है 15 साल का कोई भी वकील जिसकी 15 साल प्रैक्टिस हो, वो आपका जियाला भी हो सकता है, आपका कारकुन भी हो सकता है, उसे कोई रूल्स रेगुलेशन की परवाह नहीं होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये अलीम साहब से पहले इसमें कमेंट लेते हैं, छोड़ा अलीम साहब से। अलीम साहब, आप बताइए, वो कहते हैं पंजाब में भी है, पंजाब की तो अपोजिशन बोलती नहीं है, बाकी ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंजाब में भी ये जो प्रोसिक्यूशन वाला एक्ट था, इसके अंदर पंजाब में भी तकरीबन यही बात थी। और आपको याद होगा कि उस वक्त पंजाब असेंबली में भी हमारे एमपीएस ने भी इसके ऊपर बहुत एहतजाज किया था। हमने बाहर भी किया, रोड शो भी ब्लॉक की, उस वक्त भी किया। ये तो एहतजाज जो है ये हमने किया हुआ है। मेरे ख्याल में पता नहीं लगा वहाँ पे
तो ये कानून है क्या कि प्रोसिक्यूटर बाख्तियार है जिसको मर्जी विड्रॉ कर ले, या इसके पीछे कोई लॉजिक है? देखिए, अगर तो जो प्रोसिक्यूशन के महकमे को जिस तरह कह रहे हैं कि अगर ख्वाजा साहब कि अगर तो प्रोसिक्यूशन के महकमे को आप मजबूत कर रहे हैं तो एक सेपरेट बात है। अगर आप सिर्फ प्रोसिक्यूटर जनरल को कर रहे हैं, सिर्फ एक आदमी को कर रहे हैं, तो वो तो इन्फ्लुएंस में है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस में है गवर्नमेंट के, सिटिंग गवर्नमेंट के। और अगर प्रोसिक्यूशन ही वहां जाके अदालत में, जिस तरह चांडियो साहब ने फरमाया, अगर प्रोसिक्यूटर ही जो मुल्जिम है उसके साथ मिल गया है तो अदालत कैसे फैसला करेगी? अदालत तो उसके ऊपर करेगी जो प्रोसिक्यूशन में उसके कमेंट्स आएंगे। डॉक्टर आसिम के केस में एक सिचुएशन सामने आई, वहां प्रोसिक्यूटर की तब्दीली या आईओ की तब्दीली, वो भी इशू था। वहां सिंध हुकूमत और पोजीशन ले रही थी, रेंजर्स और पोजीशन ले रहे थे। यहाँ इजहार साहब कह रहे हैं स्पेशल कोर्ट्स भी इसी के परव्यू में आएंगी, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन बड़ी वाज़ेह होगी। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली जो सिचुएशन सामने आती है उसी से इसमें अभाम पैदा हो रहा है, उसी की वजह से ये जो कानून है ये ज़ेर बहस आ रहा है। और अब इसमें जो बात ये कर रहे हैं जी कि प्रोसिक्यूटर जनरल को मजबूत करना या प्रोसिक्यूशन को मजबूत करना, देखें जो कानून ये होता है ये किसी मुद्दत के लिए नहीं होता कि ये अगले 6 महीने के लिए है या 3 महीने के लिए है या 1 माह के लिए है और उसके बाद इसकी सूरत हाल चेंज हो जाएगी। अगर प्रोसिक्यूटर जनरल को मजबूत कर रहे हैं तो उसका मतलब है प्रोसिक्यूशन को मजबूत कर रहे हैं। बात आपकी नीयत के ऊपर होती है। ये कानून साजी अगर इस नीयत से की गई है कि इससे किसी खास एक फ़र्द को फ़ायदा उठाना है या किसी खास एक सूरत हाल में, लगता है खास सूरत हाल में अपने लिए कोई एक अपनी मर्जी की सूरत हाल पैदा करनी है, आपको क्या लगता है इसमें की नीयत क्या है इसमें? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में सूरत हाल नज़र आ रही है जिस तरह इससे पहले भी हालात वाक़यात नज़र आए, जिस तरह रेंजर्स के साथ और रेंजर्स के इख्तियारात के साथ खामखा उसको एक इशू बनाया गया। हालांकि रेंजर्स जो हैं उन्होंने जिस तरह मैं समझता हूँ कि जाफिशानी के साथ और जिस उम्दा तरीके से कराची में कार्रवाई की है, तो क्या टारगेट ऑपरेशंस किए हैं, उससे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कराची को हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ जिनकी वहां पे हुकूमत है। लॉ का क्या फायदा हुआ जी? लॉ का फायदा अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा। देखें आगे जाके से क्या फायदा उठाएंगे, लेकिन मैं जरूर इस बात को ये बात कहूंगा कि अपोजिशन के खदशात को जरूर उन्हें वहां पे एड्रेस करना चाहिए था। चांडियो साहब आप बताइए जी। लतीफ साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, अब रेंजर की भी बात आ गई है। जिस दिन से ये असेंबली में गया उस दिन से रेंजर अपने अख्तियारात इस्तेमाल कर रही है, कोई उसकी राह में रुकावट नहीं बना, ताकि इसको सियासी बनाया गया। एक हमारे इंतहाई मोहतरम वजीर हैं, उन्होंने बयान देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तैश पैदा किया, एक माहौल बनाया अपने पार्टी के मफादात के तहत। आज आप देखिए कश्मीर के वजीर आज़म जो मुंतखब वजीर आला हैं कश्मीर के, उन्होंने क्या कहा है, देखिए कितने अफसोस की बात है। फिर वही पार्टी मफाद, फिर वही पार्टी की चीज़ को देख के नुमाइंदा कश्मीर का है। इस हालात में जब इंडिया के साथ और हमारे मामला क्या है, कश्मीर के वज़ीर आज़म इस अंदाज से तंग करना कि वो भी कह उठे कि जनाब वाइसराय बैठे हैं, कह क्या रहे हैं चौधरी मजीद, जनाब हमसे बात करो, जनाब हमारे मसाइल सुनो, जनाब हमें मुत्तमिन करो, जनाब हमारी तकालीफ सुनो। क्या कह रहे हैं मजीद साहब? हम भी यहाँ यही कह रहे थे, हम कह क्या रहे हैं? साहब, आज सीएम सिंध ने यह भी कहा कि उन्होंने कोर कमांडर से मिलकर रेंजर्स के इख्तियारात का तनाज़ा भी तय कर दिया। क्या चीज़ तय हुई है आज? नई मुख्तलिफ चीज़ क्या हुई है? कल एपेक्स का इजलास है, उसके बाद ही कुछ कह सकूंगा, मैं भी उसमें हूँगा। लेकिन आप जहन में रखें, रेंजर का मामला, रेंजर के अख्तियार, रेंजर की कार्रवाई को करने का काम कोई मुतनाज़ा नहीं है, इस पर किसी को भी एतराज़ नहीं है। हम तो मुत्तमिन हैं, हम तो खुश हैं। हम क्यों सिंध में, कराची में ख़ास तौर पे ऐसे हालात पैदा करें कि हमारे शहरी बेजार हो? जब रेंजर और पुलिस की कार्रवाई से अमल कायम हो रहा है, हम क्यों इसके दुश्मन बनेंगे? हमें हुकूमत नहीं करनी। अब सियासी मफादात, मलिक साहब मैं सिर्फ 30 सेकंड में, क्योंकि जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, देखें गुजारिश ये है, मैंने पहले भी इससे कहा, मैं मुख्तसरन आपका सिर्फ 1 मिनट लूँगा। कश्मीर काउंसिल का मैं मेंबर हूँ और कश्मीर काउंसिल का बजट हर साल पास होना होता है और कश्मीर काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं। पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये बजट इजलास कश्मीर में मुसलसल 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जाके किया हो। ये रिवायत डालने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, इसलिए कि कश्मीर को अहमियत देते हैं, मसला कश्मीर को अहमियत देते हैं, कश्मीरियों के मसाइल को अहमियत देते हैं। और ये शिकायत जिनकी आज अभी चौधरी मजीद साहब बात कर रहे थे, ये वहाँ पे जाके सुनी जाती है, इनका हल तलाश किया जाता है। बात सिर्फ एक है, कल वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी सियासी आदमी हैं। बात सिर्फ इलेक्शन की है, 4 माह बाद कश्मीर में इलेक्शन है, दोनों इलेक्शन के ऊपर ही खेल रहे हैं। 4 साल और 6 माह
चौधरी मजीद साहब को शिकायत नहीं हुई, आखिरी 4 महीनों में उन्हें एहतजाज है, तो एहतजाजों से उनकी नाकिस कारकर्दगी छुप नहीं सकती। ये बात करना चाह रहा हूँ, खाम हमारे ऊपर इल्जाम लगा के वोट नहीं ले सकते, ये भी नताए जाएंगे तो आपको पता लगेगा कश्मीर में क्या हो रहा है अल्लाह के फजल से। मोहतरम भाई ने कह दिया। असल बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने 3 दफ़ा उनके इजलास जाके आज़ाद कश्मीर में किया, बहुत अच्छी बात है। फ़र्क तो इस बात का है कि वो जो इख्तियारात चाह रहे हैं क्या उनको मिल रहे हैं या नहीं। आपने जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन करा दिए, बहुत अच्छा किया। आप बल्दियाती इलेक्शन के जरिए जो मुंतखब हुए हैं, क्या उनके भी पल्ले कुछ है या नहीं? असल तो ये बात है। अगर मेरे भाई ये कह दे कि जी वजीर आजम साहब हर मेयर के ओथ पे जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान का हर मेयर का जो ओथ होगा वो वजीर आजम लेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ओथ तो लेगा, बाहर निकल के इख्तियार कोई नहीं देगा। और तो अगर बड़ा इख्तियार देना है कश्मीर को मेयर से कंपेयर ना करें, वो हमारा बहुत खत्म होने दें। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो उनका हक है, अगर तो वजीर आजम आजाद कश्मीर ऐसी बात कह रहे हैं जिसका उनको राइट नहीं है, तो मेरा भाई भी या इनके कंसर्न मिनिस्टर आके आपके सामने कहें कि जो ये बात मांग रहे हैं ये गलत है, ये झूठ पे मबनी है। लेकिन एक वजीर आजम आजाद कश्मीर है, हमारे लिए बहुत, और वो कल प्रोटेस्ट करेंगे पार्लियामेंट में, प्रोटेस्ट कर रहा है, वजीर आजम खुद प्रोटेस्ट कर रहा है, वजीर आजम खुद प्रोटेस्ट कर रहा है सड़क पे आगे, इससे और ज्यादा क्या? ये बात सही है। ख्वाजा साहब दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। कल एपेक का इजलास है और काफी थॉर्नी इशू चला आ रहा है रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इन्होंने हवाला किया। आप ये फरमाइएगा कि रेंजर्स का ऑपरेशन कराची में चलते रहना चाहिए, रोक देना चाहिए, उसके इख्तियारात उसको मिलने चाहिए, पुलिस पावर्स की बात हो रही है, वो रहनी चाहिए उसके पास या नहीं रहनी चाहिए? उसूली तौर पर हम इस मौके मेरे भी कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड, सिर्फ कराची में नहीं, क्योंकि ये नेशनल एक्शन प्लान है, ये कराची एक्शन प्लान नहीं है, तो अक्रॉस द बोर्ड पूरे सूबे में इसको नाफिजुल अमल होना चाहिए। अगर इख्तियारात दिए जाएं तो मुकम्मल दिए जाएं, और अगर कार्रवाई की जाए तो अक्रॉस द बोर्ड तमाम जमातों, तमाम दहशतगर्दों या जहाँ जहाँ जिस मजहबी और सियासी जमात में दहशतगर्द हैं वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर शिकारपुर में इमाम बारगाह में 60 लोग अगर शहीद हुए तो इसका मतलब है वहाँ भी दहशतगर्द है, वहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान को सिर्फ कराची इलेक्शन प्लान तक की जो पीपल्स पार्टी महदूद करने के लिए करारदादे पास करके इसे महदूद करना चाहती है, उसकी हम मुखालफत कर चुके हैं। और अगर बात इतनी सादा थी, पुलिस पावर्स रहनी चाहिए, करने देते ख्वाजा साहब, पुलिस पावर्स बात करने ख्वाजा देते, साहब, पुलिस पावर्स रहनी चाहिए, ख्वाजा साहब, पुलिस पावर्स रहनी चाहिए रेंजर्स के पास। इन्वेस्टिगेशन पावर्स या पुलिस पावर्स बिल्कुल रहनी चाहिए, क्योंकि पुलिस में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। ये जो कल जो कुछ हुआ है, चांडियो साहब आप क्या जवाब देते हैं इसका? देखिए, हमने ऑपरेशन की हिमायत की, अब भी कर रहे हैं, और ये पाया तकमील तक पहुंचेगा, आखिरी दशक के खात्मे। लेकिन अब जो वेलकम किया जा रहा है, अभी पुलिस पावर भी होने चाहिए। आप ऑपरेशन के आगाज में रेंजर के मुतल्लिक क्या राय थी हमारे दोस्तों की, ऑपरेशन को किस अंदाज से देख रहे थे, कैसे शिकायत देखें। लेकिन ख्वाजा साहब सुन ले, मैं मेरी जान आप सुन ले, मैं आपसे जहां कहीं भी जुल्म ज्यादती होगी उस पे आवाज बुलंद करना हमारा हक है। आपके साथ आप अगर जिस चीज को जुल्म समझे उस पर एहतजाज बुलंद करें। अरे आप तो हमारी तारीफ करें, आप सुन तो ले आप तो हमारी तारीफ करें कि इतनी ज्यादा कंप्लेंट होने के बावजूद हम कराची में अमन के लिए आपके किए गए इक़दामात की नफी कर रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत आसान, आपके साथ बैठ जाते और कहते भाई बड़ी अच्छी बात की। अब ख्वाजा साहब का एहतराम भी करते हैं, वो कायदे हस्ब इख्तिलाफ है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता उनकी बात को टोकना। लेकिन मैं जनाब गुस्से ना खाएं, जिस अंदाज से आपने वेलकम किया रेंजर का, जिस अंदाज से आपने जो गुफ्तगू की, वो कोई पुरानी बात नहीं है, कल की बात है, लोगों को याद है। अब चले, अगर हमारी दोस्ती मोहब्बत में अब उनकी हिमायत करने लगे और उनकी हर बात, हमें एतराज़ नहीं है, हम मुत्तमिन हैं ऑपरेशन से, ऑपरेशन को चलना चाहिए। लेकिन आप जिस मैं तो आपकी तकरीरें कहाँ गई? देखिए डॉक्टर तारिक फजल वफात ने लॉन्च किया था ना ऑपरेशन, जारी रहना चाहिए। नहीं जहां तक ऑपरेशन की या रेंजर्स को पुलिस इख्तियारात की बात है, मेरा ख्याल है इस पर बहस करने की बजाय सिर्फ ये देखा जाए कि माजी में जब ये फैसला किया गया मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम कौमी क़यादत की मुशावरत से कि ये ऑपरेशन टारगेटेड ऑपरेशन कराची में लॉन्च होने जा रहा है अगेंस्ट क्रिमिनल्स, टारगेट किलर्स, भत्ताखोर, दहशतगर्द, और मखसूस इख्तियारात रेंजर्स को दिए गए, आप उसके नताइज देख लें
क्या उसके नतीजे में आज कराची में अमन नहीं है? कराची के शहरियों से पूछें, सनतकारों से पूछें, जो वहां पे आम शहरी ताजर, उनसे पूछें। अल्लाह का शुक्र है कि वहां पे अमन है। अगर अमन है तो ऑपरेशन को भी जारी रहना चाहिए, उन इख्तियारात को भी। अगर वहां रेंजर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर साउथ पंजाब में क्यों ना किया जाए? जरूर किया जाए। अगर ये तमाम अनासर, ये बताखोर टारगेट किलर पंजाब के किसी भी हिस्से में है। ख्वाजा साहब रुकिए, एक तारीखी स्टेटमेंट जारी की अभी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, आपने कहा कि फिर साउथ पंजाब में भी जरूर किया जाए। मैं कह रहा हूँ जी कि अगर ये तमाम चीजें, देखिए कराची का, मैं रुक गए, अब रुक गए, अब ये क्वालिफाई करेंगे उसको। हालात कराची में है, अगर वो पंजाब के किसी जिले में, तहसील में जरूर होना चाहिए। मैं दूसरी दफा कह रहा हूँ, आप एक तंजीम का नाम ले लें तो उसका एक बंदा वहां से गिरफ्तार हो गया है, उसको आप कराची के हालात के साथ कंपेयर करें, लेकिन उन लोगों के खिलाफ पंजाब में ऑपरेशन जारी है। वहां पे आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन नहीं हो रहा। अलीम साहब, जब भी जबान फिसलती है ना जी तो निकलता सच ही है, और सच निकला मेरे भाई के मुंह से, और अच्छी बात है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जनूबी में जिस तरह ऑपरेशन से सिंध में फर्क पड़ा है, कराची के अवाम को फर्क पड़ा है, अगर जनूबी पंजाब में भी, और ये अस्करी क़यादत का डिमांड है, ये किसी सियासी जमात ने डिमांड नहीं की, ये अपोजिशन जो पंजाब की है उसने डिमांड नहीं की। हमारी अगर अस्करी क़यादत समझती है कि जनूबी पंजाब में भी रेंजर्स की जरूरत है और रेंजर्स के आने से बेहतर कार्रवाई वहां पे हो सकती है, तो मेरे भाई ने बड़ा अच्छा कहा, वहां पे भी रेंजर्स को तैनात करना चाहिए। ख्वाजा साहब, आप फरमाइए, आप पूरे मुल्क में चाहते हैं यकसा एक्शन प्लान हो, तो आपको सेक्टेरियन जमातें जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में उन्होंने खून रेजी में इजाफा किया, इन लोगों ने, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो टॉलरेंस हमारी ख़त्म होनी चाहिए, आपके इनको बर्दाश्त करते जाएं, तो साउथ पंजाब की आवाज़ उठानी चाहिए आपको। देखें, साउथ पंजाब पूरे पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है मैं क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन सिंध हूँ तो मैंने पूरे सिंध का भी मुतालबा किया, और उसूली तौर पर नेशनल एक्शन प्लान पूरे पाकिस्तान का है। लेकिन एक बात ज़रूर नदीम भाई मैं कहूँगा, मौला बख्श टांडियो साहब, एक चीज़ पर मैं आज भी कायम हूँ, मेरी जमात आज भी कायम है, मुलजिम से मुजरिम तक का जो सफ़र है ना, वो सबूत, गवाह और शवाहिदों के ऊपर होता है। जब तक कोई शख्स मुजरिम साबित नहीं होता, हमारी निगाह में वो बेगुनाह है, और उसके लिए हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ना आपकी तरह हम देखें, डबल पॉलिसी नहीं है हमारी। हम कराची के अमन के फेवर में रेंजर्स के इख्तियारात के लिए हमने पूरे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वो पावर्स के लिए सबसे आगे बढ़कर हमने मुतालबा किया। हम तो इससे आगे गए थे, हमने तो फौज बुलाने का मुतालबा किया था क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ये तफरीक नहीं होनी चाहिए कि आप एमकेएम के गिर्द रहें, आप शिकारपुर छोड़ दें, खैरपुर छोड़ दें, कबायली झगड़े छोड़ दें, साउथ पंजाब छोड़ दें। पंजाब में भी रेंजर्स के पास इख्तियारात नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, रेंजर्स के इख्तियारात पंजाब में एक्सटेंशन नहीं है, वहाँ भी इख्तियार होने चाहिए। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी से अगर हलाकतें हुई हैं तो वो सूबे पंजाब में हुई हैं, तनसीबात पर हमले हुए हैं। बिल्कुल इख्तियारात दें, अक्रॉस द बोर्ड दें। मौला बख्श टांडियो साहब जी, देखिए मेरे डॉक्टर चौधरी साहब कह रहे हैं अगर ऐसे हालात हैं, अगर का क्या मतलब है? दाइश के जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं वो पंजाब से पकड़े जा रहे हैं। पंजाब का वज़ीर दाखिला दहशतगर्दी का शिकार हो गया है। जितनी सूरत हाल पंजाब की खराब है, जितनी अक़लियतों को कत्ल किया जा रहा है पंजाब में, इतनी खतरनाक सूरत हाल के बावजूद अगर का क्या सवाल है? और अगर नेशनल एक्शन प्लान है तो सिर्फ कराची और सिंध के लिए होगा क्या? आप बताएं ना, क्यों नहीं पंजाब में कार्रवाई होगी? बताएं, जहां दहशतगर्दी के अड्डे हैं वहां भी करना चाहिए ना। आप बताएं, अगर करप्शन के खिलाफ रेंजर को उठना है तो पंजाब में भी उठे। पंजाब में कोई फरिश्तों की हुकूमत है, जहां कोई गलती नहीं हुई, जहां सियासतदानों से कोई वहां गलतियां नहीं हुई है, वहां कुछ बिल्कुल हलाल अमन अमान से हो रहा है। ये सारे खजाने जो उन्होंने तंदूर में झोंक दिए रोटी, सस्ती रोटी के चक्कर में, उनका कोई एहतसाब नहीं होगा। उनकी धांधली का ये सही बात है। चांडियो साहब को जवाब दीजिए। मैं कैलकुलेटिव जवाब इसका दूंगा। पंजाब में मुझे ये बताएं कि किस जगह के ऊपर, किसी जगह के ऊपर इंफॉर्मेशन हुई हो, किसी जगह पे ऐसी तंजीमों के कोई ठिकाने हो, दहशतगर्द मौजूद हो, क्या नहीं पकड़ेगे? क्या मारे नहीं गए? वो आपके साथ है, आपके साथ है कि जो भत्ताखोरी कराची में है, जो टारगेट किलिंग वहां पे है, जो बोरीबंद लाशें वहां पे हैं, ये जो डेली बेसिस पे गिनती होती रही है, आपके साथ है। पीपल्स पार्टी के दौर जवाब होता है, जो मेरे भाई दे रहे हैं, जवाब यही होता है। इसे कहते हैं जुगतबाजी। वो करने नहीं होने। मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के दौर में डेली बेसिस पे अल्लाह माफ करे लाशें गिनी जाती रही हैं। आप मीडिया नहीं गिनता रहा, आज इतनी लाशें गिरी कराची में, आज इतनी गिरी। आप क्या बात कर रहे हैं? किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? कराची के हालात
और नो गोज एरिया पाकिस्तान में किसी और जगह है, आपके नो गोज एरिया किसी और जगह है। सुन ले लोगों को कराची कहाँ, कराची को तो आपने एक ऐसी लैंड बना दी है जो चंद मखसूस ग्रुप्स के कब्जा किया हुआ है। नदीम मलिक साहब, ये अच्छी जमायत है, अच्छे लोगों की जमायत है, ये एहसान फरामोश नहीं है। ये इंतखाबात तालिबान की छतरी के नीचे जीत के आए, अब उनके खिलाफ लड़ते हुए ये ज़रा आज़ादी और हल्कापन महसूस नहीं करते। पहले ऑपरेशन को रोकते रहे, कबाइली इलाकों में रोकते रहे, हर जगह रोकते रहे, अब भी ऐसी इनकी कैफियत है। आपको याद है वज़ीर आला पंजाब का बयान, जनाब यहाँ ना आए, यहाँ ना आए, हम आपके तो नजरियाती तौर पर करीब है, आपको पता नहीं है कि एक वजीर है, खुली खुलाई हिमायत करते हैं दहशतगर्द। इन्होंने वन लाइनर आपसे और वन लाइनर अलीम साहब से, पहले ख्वाजा साहब आपसे। देखिए, इल्ज़ाम तराशी के बजाय हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए। तारिक फजल चौधरी साहब, बड़ा एहतराम है आपका, आपकी हुकूमत का, लेकिन मैं आपको कल का वाक़या बता दूं। आप अपनी सिंध पुलिस की स्टैटिस्टिक निकाल लें, लाहौर में इस वक्त कराची से ज़्यादा भत्ते के वाक़यात हो रहे हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में बोरीबंद लाशें बरामद हुई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी पता नहीं कि सुने, अरे भाई मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, चले मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं बड़ा जिम्मेदार आदमी हूँ, चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपको फिगर निकाल देता हूँ, मैं अपने MNA से किसी से कहता हूँ आपको फिगर पहुंचा। लेकिन हाँ, अमन कराची की, अगर कराची से अमन का आगाज हुआ है तो इसकी इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में अमन की आवाज जानी चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं है। हालात जो खराब हैं वो पंजाब में भी खराब है, जो लॉलेसनेस है वो पंजाब में भी है, पंजाब के शहरों में भी है। मैं लाहौर से हूँ, लाहौर में भी है, और भत्ता की कार्रवाइयाँ ये लाहौर में भी होती हैं, वहाँ पे भी लाशें गिरती हैं और वहाँ पे भी मासूम जानें जो हैं वो ज़ाया होती हैं। अगर किसी जगह पे अमन अमान के लिए आपकी रेंजर्स की जरूरत है, क्रॉस द बोर्ड पिशावर से लेके कराची तक जहां पे भी जरूरत है वहां पे जाना चाहिए, और इसमें तफरीक नहीं। अलीम खान साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, चांडियो साहब, चौधरी अब्दुल मजीद साहब और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।